नाउ वी आर कनेक्ट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भव्यम क्लासेस जीटीवी नगर। फिर मैं आपके सामने ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस है। धुआंधार तरीके से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। 15 क्वेश्चन है, आपको पता है 30 नंबर का आपका ईवीएस कंटेंट आएगा फर्स्ट पेपर के अंदर, 15 नंबर के उसके अंदर कंटेंट आएगा, 15 नंबर का उसके अंदर पैडागोजी आएगा। क्वेश्चंस को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि पैडागोजी जो 75 नंबर की अप्रॉक्स 90 नंबर की हो जाती है वो सारी आपको जुड़ सके। एक क्वेश्चन एक पैडागोजी से दूसरी पैडागोजी को आप जोड़ सके। पहली पैडागोजी में पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अ गुड होम असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरी फोकस ऑन। अगर हम बात करें ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग होमवर्क की बात करेंगे पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा, बच्चे को होमवर्क देना है लेकिन बर्डन नहीं देना है। होमवर्क जो देंगे आप लोग वो इतना ही दीजिए बच्चों को, स्कूल में असाइनमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से जितना बच्चा कर सके, वो बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए होमवर्क एक फ्रूटफुल तरीके से उसको आगे ग्रोथ करने का तरीका होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जब भी ईवीएस के होमवर्क की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, रिवीजन एंड रिफोर्समेंट होगा, उसके अंदर पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है मास्टर लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की, या विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां व उत्तेजनाएं होनी चाहिए, या समय का सदुपयोग होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लर्निंग की बात की जाएगी, ठीक है, तो रिवीजन और रिफोर्समेंट, रिवीजन है बट रिफोर्समेंट के लिए नहीं, पुनर्बलन के लिए नहीं काम कर रहे हम लोग। सेकंड, मास्टरी लर्निंग के लिए भी वो नहीं काम करा जा रहा है। नेक्स्ट है चैलेंज एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंड लर्निंग, विस्तृत अधिगम और ज्यादा अधिगम को पढ़ाना और ज्यादा लर्निंग में बच्चे को आगे बढ़ाना, कोशिश करना कि बच्चा और ज्यादा उन चीजों पे जुड़ सके, उसके लिए वर्क करना, उसको चुनौतियों के लिए खड़ा करना ताकि उस पे वो काम कर सके, अपने आप पे काम कर सके, और बच्चे के अंदर उत्तेजना एक्साइटमेंट को लाना कि बच्चा खुद करके सीखे, बच्चा खुद चाहे कि मुझे करना है। ठीक है, तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर जब हम आ जाएगा, देखिए समय का सदुपयोग नहीं है। अगर हम लोग बात करें काम करने की तो हर वक्त जो है सदुपयोग के लिए काम नहीं करा जाएगा, कई बार दुरुपयोग भी हो जाता है। ठीक है, काम होमवर्क दे रहे सही के लिए और वो पड़ गया बच्चे के लिए नेगेटिव, ऐसा भी हो जाता है। टीचर्स के लिए भी कई बार सिरदर्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से बात करें, विस्तृत अधिगम की बात करें, तो वो चुनौतियों की बात करेगा, एक्साइटमेंट की बात करेगा, बच्चे को लर्निंग में आगे बढ़ाने की बात करेगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं, चलिए ईवीएस टेक्निक को लेकर है क्वेश्चन, पढ़िए जरा इसको। The technique of classroom questioning in teaching of EVS can be the best way used for EVS की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्न उत्तर का सबसे अच्छा उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए, जब भी ईवीएस की बात करेगी, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या, सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या है, जो वातावरण में हो रहा है। वातावरण में क्या हो रहा है, वातावरण में आपके घर है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, स्कूल है, ठीक है, नेबर्स हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ इन्वायरमेंट है जो भी आपके सराउंडिंग में दिख रहा है। नदी दिख रही है, ईवीएस है, पहाड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, पक्षी दिख रहे हैं, सब कुछ इन्वायरमेंट है। जितने भी पोषण स्तर दिख रहे हैं सब कुछ ईवीएस है। तो जब भी ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्न उत्तर का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, ईवीएस की क्लास है, छोटे बच्चे की, 1st to 5th की बात कर रहा है, ईवीएस की क्लास है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है, नीचे से जोड़ना है उसको, तो क्या होगा, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थियों को कहेंगे कि भैया देखो जरा हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखो, या फिर वो कह रहा है कि दूसरा, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। भाई कोई भी पढ़ाई है, बच्चा जब तक सीखेगा नहीं, जब तक उसके अंदर आप लोग जिज्ञासा नहीं लाओगे। जैसे ही जिज्ञासा लेकर आ जाओगे बच्चे के अंदर, जैसे ही एक्साइटमेंट का लेवल बच्चे का आगे बढ़ जाएगा, वैसे ही बच्चा जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोमोटिंग प्रैक्टिकल स्किल, बच्चे को प्रैक्टिकल ज्यादा करवाने, प्रैक्टिकल तो करवाने लेकिन हर वक्त प्रैक्टिकल भी नहीं करवाने। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए मेंटेन टू डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन रखना है लेकिन जरूरी नहीं मेंटेन हो। कई बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को इतनी एक्टिविटी कराई जा रही है, क्लास में सब कुछ कराया जा रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, वो उसमें एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप को जो है एक्टिव कर रहा है, तो वहां पे डिसिप्लिन हिलेगा। ठीक है, तो मेंटेनिंग यानी कि डिसिप्लिन को फोकस करके चलना है, डिसिप्लिन फोकस नहीं करना, ध्यान रखना लेकिन फोकस नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना है लेकिन उसी के ऊपर निर्भर रहना है। लेकिन सीखने की जिज्ञासा, बिल्कुल जी, जिज्ञासा, इतनी एक्साइटमेंट बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि बच्चा खुद उसको करना सीखे, पर्यावरण के बारे में जानना शुरू करे, सराउंडिंग जानना शुरू करे, एकोमोडेशन को जाने। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारे सामने,
रेटिंग स्केल, देखिए रेटिंग स्केल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। रेटिंग स्केल की जब भी हम बात करते हैं, क्या है रेटिंग स्केल, किस में पढ़ते हैं हम लोग, बताइए जरा। रेटिंग स्केल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है रेटिंग स्केल, स्कूल्स में बहुत यूज करा जाता है। विच टेक्निक इज द यूज द रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है बताइए। ऑब्जर्वेशन का, चेकलिस्ट का, असाइनमेंट का, राइटिंग क्वेश्चन का। तो देखिए जब भी रेटिंग, बच्चे को रेटिंग स्केल्स पे मापा जा रहा है, बच्चे को मेजर करा जा रहा है, तो किस चीज को, जांच सूची को यूज करा जाएगा, किसको यूज करा जाएगा, चेकलिस्ट को मेजर करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को रेटिंग स्केल्स पे नापा जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक रेटिंग स्केल होती है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, ये क्या है, ये भी रेटिंग स्केल्स के अंदर आ रहा है। इसमें इतने से इतने नंबर का बच्चा इस ग्रेड में, इतने से इतने से का बच्चा इस ग्रेड में, उतने से उतने का बच्चा उस ग्रेड में, फलाना ढिगाना धिमकाना सब कुछ समझ में आ गया आपको। आई थिंक समझ में आया होगा। किसकी बात कर रहे हैं, जांच सूची की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जांच सूची। पैडागोजी के तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चेकलिस्ट, ये ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में, देखिए ऑनलाइन क्लासेस अभी कितने ध्यान से आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं, मुझे लगता है 3 साल बच्चे ने, और अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो अभी भी चाहते हैं कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है बढ़ती चली जाएं। अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने तो क्या करते थे, ऑनलाइन क्लासेस में ऑन कर दी, सेटअप कर दिया, टेस्ट चल रहा है, सामने फोन रखा हुआ है साइड में, बच्चा उतार रहा है। सारे बच्चों के 80%, 70% फेल तो कोई हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता उसमें फेल ना, कि ऑनलाइन में बच्चों ने शॉर्टकट उसका पहले ले रखा था। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को वहाँ से निकालना है, सब कुछ पता था। हर क्वेश्चन का अंदर टीचर चल रहा है, सामने बैठे हुए स्क्रीन पे, सामने नीचे नीचे फोन चल रहा है, टीचर को लग रहा है पढ़ रहा है, बच्चा कुछ और ही कर रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस की जब हम लोग बात करेंगे, ऑनलाइन कक्षा की अवधि में एक ईवीएस शिक्षक, जो ईवीएस की टीचर है, वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण कराएगी। जब भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट की बात करी जाएगी तो कैसे टीचिंग कराएगी, आवाज से संदेश साझा करके, बोलकर, आंखें दृष्टिबाधित है, डिसेबल है, कैसे जोर जोर से बोल के, है इस तरीके से करेगी, बताओ जरा। ढेर सारी मौखिक व्याख्याओं का उपयोग करके बहुत सारी एक्सप्रेशन देंगी, ओरल, कैसे देगी, ओरल। तीसरा वो कह रहा है सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करेगी, जितने भी उसके साथ में जो पीयर ग्रुप है उन लोगों को वो बोलेगी कि वो थोड़ा सा और ज्यादा उसको एक्टिव करें। अब सारे बच्चे बोल रहे हैं उस चीज को, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सारे बच्चे बोल रहे हैं ना, एक साथ बोल रहे हैं, बच्चों को याद हो रहा है, सारे व्याख्या कर रहे हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस अनुभवों का उपयोग करके। देखिए जब भी हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा भी हमारे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हमारे सामने आए। तो अगर हम लोग बात करें तो आवाज से संदेश साझा करके, ठीक है, ए ऑप्शन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम जोर जोर से बोले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, बच्चा समझ में आ रहा है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या करके, भाई 2 का टेबल हम इसलिए पढ़ रहे हैं, 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कुछ भी समझा रहे हैं हम लोग, लेकिन ओरल समझा रहे हैं ना, कैसे जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बात करें बच्चों को समझ में आ रहा है, तो जब हम ऐसी चीजें बात करें तो बच्चा ज्यादा एक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट है सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करें, अभी पता था पूरी क्लास बोल रही है, एक साथ बोल रही है, सारे बोलो जय माता की, हैं सारे बोल रहे हैं, समझ रहे हो, सारे बोले, तो तीनों ऑप्शन आपके हो गए। नेक्स्ट है ठोस अनुभव का जरूरत नहीं होती उस एज में बच्चे को, जरूरी नहीं है कि हम ठोस अनुभव में बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चा तब उसको अच्छे से समझे। तो पहला हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल वेल एंड गुड है, लग रहा है सही चल रहा है, लेकिन जरूर नहीं कि सारे आंसर उसके अंदर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर से लेकर है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। अगर हम लोग बात करें, देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि तो वो क्यों है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला रिसोर्स है, उसमें समझदार एवं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या उपयुक्त सभी अवसर प्रदान प्राप्त होते हैं। देखिए जब भी हम लोग प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, ठीक है, जब भी प्राइमरी लेवल की बात करेंगे और हम लोग बात करें ईवीएस की, तो मानव समुदाय है हमारा, ह्यूमन कम्युनिटी जो होती है, उसके अंदर सीखने सिखाने के सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि पहले की बात करें, रियल कंडीशन है भाई, जो दुनिया में हो रहा है, जो घट रहा है सामने आपके, जो आप देखोगे आगे, जो नजर आना है वो सब कुछ आपके सामने, तो आपका ये आंसर भी सही हो जाएगा, वास्तविक स्थिति दर्शा। दूसरा
यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है, रिसोर्सेज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ पार्क में जाके, बैठ जाओ अपनी गली मोहल्लों के लोगों के पास जाके, अपने आप तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि उन रिसोर्सेज से आप खुद जो है अपने आप को जोड़ लोगे, तो ये भी ठीक है। समझदार बुजुर्ग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन भी होते हैं, समझदार लोग भी होते हैं, इंटेलिजेंस भी होते हैं, और उनसे आप लोगों का और ज़्यादा समाज से कनेक्शन होता है और ज़्यादा पर्यावरण से जो है बच्चा जुड़ पाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बच्चे के अंदर होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी जो है अवसर प्रदान करने के लिए जो है बच्चे के लिए सहायक होते हैं। तो इस पेडागोजी के अकॉर्डिंग ये तीनों जो है ऑप्शन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठा क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन बनाता है? जब भी हम ईवीएस की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा संसाधन है जो सबसे ज्यादा बच्चे को सिखाता है? क्या सिखा रहा है बच्चे को, बताओ। मोस्ट इफेक्टिव सोर्स क्या है लर्निंग ऑफ ईवीएस का? परिवार के सदस्य, फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट। ईवीएस शुरू में ही से हो रहा है भैया, है ना, तुझसे ही शुरू हो तुझ पे ही खत्म हो, दुनिया मेरी है ना गाना, ऐसा कुछ करके, तो वही है बस। परिवार के सदस्य सबसे पहले जल्दी बच्चे को पर्यावरण सिखा रहे हैं, ईवीएस सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं तो बच्चा और कर पाएगा, आगे बढ़ेगा, तो ये ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है समुदाय के सदस्य, बिल्कुल जिस कम्युनिटी में रह रहा है उस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा रोल प्ले हो रहा है, वो कम्युनिटी अपने कल्चर को सिखा रही है, अपने रीति रिवाज को, रिचुअल्स को सिखा रही है, और अपनी जो भी उस समय की जो उनकी संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं, जो भी उन्होंने समाज में अपना बलिदान दिया है, जो भी उसमें योगदान दिया है, वो सारा भी कुछ सिखा रही है, तो समुदाय का भी रूप हो गया। तीसरा हो गया समाचार पत्र, बताओ भैया समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो है, जब भी ईवीएस की बात की जाएगी तो उसके अंदर लर्निंग में इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल भाई होंगे जी होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी पर्यावरण से भी जुड़ा है सब कुछ छपा हुआ है, प्रिंट से छपा हुआ है, लिखने से छपा हुआ है, सब कुछ छपा हुआ है, बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें परिवार के सदस्य, समुदाय भी है, समाचार पत्र भी है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन हो गया। इसके अंदर क्लास के अंदर थोड़ा सा बच्चे को पर्यावरण अध्ययन, क्लास से बाहर ज़्यादा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सीखने को मिलता है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली बताया था तरीका ये भी है, संसाधन ये भी है, प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली में परिवार, समुदाय, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जरा फटाफट से इसको। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? जब भी ईवीएस की बात करी जाएगी, जब भी ज्ञान की रचना की बात की जाएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बच्चे के अंदर? सक्रिय भाग लेता है बच्चे के अंदर, महत्वपूर्ण बता रहा है, ठीक है, द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बच्चे का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल जब भी पर्यावरण अध्ययन की बात की जाएगी तो ज्ञान की रचना तभी होगी जब बच्चा खुद उसके अंदर इनरोल करेगा। लेकिन बच्चों के समुदाय के सदस्य, मतलब जो भी बच्चों के अंदर, जो भी ग्रुप के अंदर उसके जुड़े हुए लोग हैं, वो रोल प्ले करेंगे उसके अंदर। यहाँ है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, जितनी भी ईवीएस की जो बुक्स हैं, कंटेंट जो दे रही हैं, जो उसको समझा रही है पाठ्य पुस्तकें, विषय वस्तु जो दे रही है, उनसे बच्चा सीखेगा। या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, जितनी भी डेफिनेशन दे रखी है ईवीएस की बुक में, उससे सबसे ज्यादा बच्चा सीखेगा। देखिए जब भी अगर हम लोग बात करी जाएगी निम्नलिखित में से पर्यावरण में बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा पर्यावरण अध्ययन की में सबसे सक्रिय भाग लेना, बच्चे के समुदाय के सदस्य होना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें जो ईवीएस की बुक्स है, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या परिभाषा। देखिए ईवीएस की बुक हो सकती है, क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है? पूरे पिक्चर समझा रखी है, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, नदी, जंगल, सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। कौन कैसे बोल रहा है, कैसे नहीं बोल रहा, सरला ने क्या बोला, कितनी तरह के सांप हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से सांप पाए जाते हैं, कौन सी चिड़िया पाई जाती है, कौन सी चिड़िया कैसे घोंसले बना रही है, सारे जानवरों के बारे में दे रखा है। हाथी क्या कर रहा है, शेर क्या कर रहा है, बकरी क्या कर रही है, कैसे आवाजें निकाल रही है, सब कुछ। कुत्ता, ये तो शुरू में बच्चों को पता, तो कुत्ता कह रहा है भौं भौं, पता है, बिल्ली कैसे मियाऊं, ये भी पता है। लेकिन उसके आगे और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनकी जो दहाड़ होती है, उनकी जो वॉइस होती है, वो कैसे कैसे साउंडिंग करती है, वो सब कुछ उसको पिक्चर्स के माध्यम से ईवीएस की बुक्स में दे रखा है। तो सबसे अच्छा बच्चों की ज्ञान की रचना के लिए महत्वपूर्ण क्या है? ईवीएस की बुक्स। क्या है? ईवीएस की बुक्स। क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस, फिर दोबारा से ईवीएस पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? जब भी ईवीएस सीखने की बात की जाएगी तो इसके अलावा देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ईवीएस की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, फील्ड ट्रिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फील्ड पे लेके जाओ बच्चों को, खुद लेके जाओ वहीं पर जहां पर बच्चा
बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान को देगा, चिड़ियाघर दिखाना है, शेर दिखाना है, हाथी दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, बच्चों को लेके जाओ कहाँ पर, जू, बच्चा चिड़ियाघर में जाएगा, जुड़ेगा, उनको देखेगा तो समझेगा कौन कौन से जानवर होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसी गुफाएं होती हैं, केव क्या होती है, पेड़ क्या होते हैं, भालू कैसे काम कर रहा है, शेर कैसे काम कर रहा है, चीता कैसे कर रहा है, ठीक है, बच्चा खुद वहाँ पे देख रहा है, बंदर कैसे कुदक कुदक के काम कर रहा है, फील्ड पे देख रहा है, ठीक है, जू लेके चले गए, बच्चे को वाटर साइकिल दिखानी है, बच्चे को वाटर प्लांट दिखाना है, प्लांट पे लेके चले गए, बच्चे ने वहाँ पे देखा, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे, नर्सरी में लेके चले गए। तो जब भी आप बात करेंगे फील्ड ट्रिप की, जब भी क्षेत्र भ्रमण की बात करेंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ईवीएस में। ईवीएस में बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए फील्ड ट्रिप सबसे बेटर ऑप्शन होता है पुस्तक के बाद। पुस्तक क्योंकि हर वक्त तो हम फील्ड ट्रिप पे नहीं ले जा सकते ना, हर वक्त तो नहीं कर, चल बेटा चल आज यहाँ पे घूमने चल रहे हैं, चल आज वहाँ घूमने चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो हर वक्त नहीं कर सकते, कभी कभी कर सकते, तो फील्ड ट्रिप जो है हमारा आंसर हो जाता है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अवलोकन, प्रयोग व डैश विज्ञान की 3 विधियां हैं। 3 मेथड ऑफ साइंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड, क्या होता है बताओ। जब भी हम लोग बात करेंगे साइंस की, 3 मेथड ऑफ साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला हो जाता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, सेकंड हो जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा और प्रयोग, और तीसरा क्या हो जाता है उसके अंदर, वो हो जाता है मेजरमेंट, मापन। क्या हो जाता है, निगमन, परिकल्पना नहीं, डिडक्शन नहीं, हाइपोथेसिस नहीं होगा, इन्फ्रेंस नहीं होगा, अनुमान नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मापन, मेजर करना, बच्चा कितना स्कोर सीख पा रहा है, बच्चा कितना कर पा रहा है, उसको देखना, मापन को देखना, वो उसी के अंदर आ जाता है आपका, किसके अंदर, सी के अंदर। क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, पढ़िए इसको फटाफट से। हाँ जी, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जब भी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे, प्राथमिक स्तर की बात करें, पहली से 5वीं तक, जब इसको पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखेगा, प्लानिंग करके, पूरा प्लानिंग करके, सुबह उठेंगे, दोपहर को उठेंगे, शाम को उठेंगे, रात को उठेंगे, इससे सीखेगा। क्या सेकंड वो कह रहा है कि स्टोरी मेथड, बच्चों को कहानी सुनाएंगे, उससे सीखेगा। तीसरा व्याख्यान, लेक्चर मेथड से। अरे भैया बड़े बच्चे लेक्चर नहीं झेल पाते, लेक्चर की बात करेंगे तो 11-12 बच्चे के लिए सबसे मेथड है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चा लेक्चर भाई समझ ही नहीं पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा, वो एक्साइटेड ही नहीं हो पाएगा। लेकिन डिबेट मेथड, वाद विवाद, बच्चों को करने ही नहीं आता ना, घुसुम घुसुम तो फिर भी कर लेगा, नोच लेगा, खा लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन वाद विवाद नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी, बच्चों को कहानी सुनाओ, बेटा सुनो, एक था राजा, बच्चा सुनेगा, फिर क्या था, एक थी रानी, है ना, फिर दोनों मर गए, खत्म कहानी। जब ऐसी चीजें आप बच्चे को बता, अब एक्साइटमेंट, एक राजा एक रानी, जैसे ही आपने बोला बच्चा, एक परियों की कहानी सुनाती हूँ ना बेटा मैं आपको, एक परी थी, एक राजकुमार था, वो घोड़े पे आ रहा है, बच्चा एक्साइटेड हो गया, है ना। फिर आप उसको बता रहे हो कि एक जंगल था, उस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, वो शेर को क्या करता था, एक एक करके सबको खा रहा है। आप बता रहे हो जंगल था, एक जंगल में शेर था, ऐसी चीजें आप बच्चे को बता रहे हो, कर रहे हो, बच्चे को दिख रहा है। अब बच्चा उस कहानी में जो है खोदने लगेगा, सुनने लगेगा, उसको समझने लगेगा, क्योंकि छोटा बच्चा कहानी में खो रहा है, बड़ा बच्चा नहीं खो रहा है कहानी में। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छा जो मेथड होता है बच्चों को सिखाने का, वो होता है स्टोरी टेलिंग, सबसे ज्यादा अच्छा। 11वां क्वेश्चन पढ़िए इसको, पर्यावरण अध्ययन। देखिए, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। पहले अगर हम लोग बात करें, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता, यूटिलिटी का सिद्धांत, ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप विद लाइफ, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे ईवीएस की डेवलपमेंट, बताए थे ना 10 प्रिंसिपल पढ़ने, उसी तरीके से इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से, हाँ जी, आवश्यकता भी होगी, उपयोगिता भी होगी और जीवन से भी जुड़ेगा। ईवीएस का मतलब जीवन से, लाइफ के एग्जाम्पल दे रहा है, नीड है जोड़ने की बच्चों को, और नीड के साथ साथ क्या है, उसको यूज भी करना है, उपयोगिता को भी दर्शाना है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 11वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा भैया, डी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए। जब ईवीएस की हम बुक की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले बताइए, परिभाषाओं का व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए। छोटा बच्चा ईवीएस, ज्यादा डेफिनेशन होगी, पढ़ पाएगा, बोर हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसकी जो परिभाषाओं का व्याख्यान है, उसको, एक्सप्लेनेशन को दूर रखना चाहिए। दूसरा, रटका सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। जो भी बच्चा हमारा मतलब सीख रहा है,
जो भी अगर हम लोग बात करें तो उसको अंदर हम लोग कैसे बात करेंगे, हम उस पर काम करेंगे, बताइए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए ईवीएस के अंदर। ध्यान से समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए। जब इन्वायरमेंट की बात करेंगे स्टडी की, तो टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बताइए। हाँ बिल्कुल, रटकर सीखने के लिए काम नहीं करना है, होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा है कि रटकर नहीं सीखना है। परिभाषाओं के व्याख्यान को दूर रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल, परिभाषाओं के व्याख्यान को डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, दूर चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, जी बिल्कुल। प्रश्न करने, जब बच्चा खोजेगा, ढूंढेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ढूंढ रहा है बच्चा, तो बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। देखिए केवल जैसे ही आ जाए, मैंने आपको बताया था, ट्रिक के समझ लीजिए, जैसे केवल आ जाए, स्पेशल ओनली की बात करी जाए, तो वो आंसर आपका होगा ही नहीं। आंसर क्या है आपके, पहले दूसरा और तीसरा ऑप्शन ढूंढिए, पहला दूसरा तीसरा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग के आधार पर, जल्दी से करिए क्वेश्चन को। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना, ठीक है। जैसे पीला क्या होता है, शेर होता है, चीता होता है। फिर ग्रे कलर का कौन सा जानवर होता है, ब्राउन कलर का कौन सा जानवर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप कह रहे हो कि बताओ भाई, ग्रे का जानवर बताओ, ब्राउन का जानवर बताओ, ऐसा बताओ जिनके जो जानवर के ऊपर स्ट्रिप्स हैं, ऐसा बताओ जिसपे ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना। यह वाक्य इंगित करता है सीखने के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता या सीखने की प्रक्रिया। किस चीज को बता रहा है, अगर हम लोग बात करें किस चीज को बता रहा है, बताइए जरा, किस चीज को बता रहा है। जब भी अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे रंग के आधार पर, तो वो सिर्फ बता रहा है कि सीखने का एक उद्देश्य होना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, किसी उद्देश्य के कारण, ठीक है। तो रंग के आधार पर जब आपने पशुओं को बांट दिया, उसका यह वाक्य सिर्फ इस चीज को मतलब इंडिकेट कर रहा है कि हम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, कोई गोल है हमारा, उससे हम लोग बच्चे को डिफरेंसेस सिखा रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, नई शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। जब नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, आरंभिक स्तर को बना जाएगा, मध्य स्तर को या बुनियादी स्तर को। देखिए जब भी हम लोग बात करे जाएंगे कि नई शिक्षा नीति की बात करेंगे 2020 की, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए आरंभिक स्तर को ध्यान में रखना है और बुनियादी स्तर को। बेस नहीं हिलना चाहिए। जैसे बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही बच्चों को भी बेस पसंद है। जैसे ही बच्चे का बेस खराब हुआ, वैसे ही बच्चे की एजुकेशन से दूरी चली गई। जैसे ही बच्चे के अंदर से दूरी चली गई, बच्चा वहीं पे जो है डगमगाना शुरू हो जाएगा। तो जब भी हम शिक्षा नीति की बात करेंगे, प्राइमरी कक्षा की बात करेंगे, तो आरंभिक स्तर फर्स्ट हो गया आपका और बुनियादी स्तर तीसरा हो गया। आंसर हो जाएगा आपका सी। 14वें का आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 क्वेश्चन सी। 15 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का, फटाफट से पढ़िए। इतने सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आंसर तक तो आप बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। जादुई क्लास होती है ईवीएस, पेडागोजी वगैरह। पेडागोजी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, अगर एज ए टीचर बनना चाहते हो पता होना चाहिए यार कैसे कौन सी क्लास में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है। अगर प्रस्तुत करना ही नहीं आया तो अपने सब्जेक्ट को भी और अपने आप को भी, तो आधी चीज़ तो वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है। तो अभी हम सब्जेक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन है सब्जेक्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज इन द ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कम कर देना चाहिए। वाद विवाद को, फ्री डिबेट्स को, चित्र पठन को, पिक्चर रीडिंग, पिक्चर देखना समझना तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कथाओं को, नैरेटिव स्टोरी होनी चाहिए ना, बच्चा तभी तो सीख रहा है। कथाओं को, स्टोरी को पढ़ रहा है, गुड्डा गुड़िया क्या कह रहे हैं उन सबको पढ़ रहा है, तो बच्चे को मजा आ रहा है। या फिर डिस्क्रिप्शंस को, विवरण को, हाँ विवरण की जरूरत नहीं है ना। अगर हम लोग बात करें एसएससी वगैरह में बुक में देखी होंगी, ईवीएस में बुक में देखी होगी, क्वेश्चन हो गया इसका ऑप्शन डी है, डी में उसके बाद फिर उसके विवरण दे रखा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ये इसलिए इसका आंसर ये क्यों आया, उसके बारे में बता रखा है। बच्चा उसको पढ़ेगा, उसका मन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा उसको। तो जब छोटी क्लास की बात करी जाएगी तो विवरण को हटा देना चाहिए। वाद विवाद ठीक है, बच्चा छोटी मोटी डिबेट्स कर सकता है, चित्र पठन भी कर सकता है, कथा भी पढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्सप्लेनेशन की, बच्चा नहीं पढ़ेगा, समझ में भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट लगेगा। आज की क्लास मैंने 15 क्वेश्चन आपको दिए, समझ में आई होगी, समझ में आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, ना समझ में आई हो तो अपने कमेंट्स बता दीजिएगा, ठीक है।